मिडिल ईस्ट में युद्ध के खात्मे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हो गया है और ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम भी सौंपने को तैयार हो गया। ईरान के साथ बातचीत को लेकर ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील करना चाहता है और अमेरिका भी बहुत अच्छे से उनके साथ बात कर रही है। तो ट्रंप ने यह भी कहा है कि वे जल्द ही ईरान के साथ समझौता कर लेंगे। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो युद्ध जारी रहेगा। ट्रंप ने कहा है कि अगर ये समझौता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होता है तो वे वहां जाने पर विचार कर सकते हैं। तो ईरान परमाणु सामग्री को लेकर कहीं ना कहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया। यह दावा कितना सही है, क्या ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है, इस पर बातचीत करेंगे। तो अमेरिका का मानना है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। तो उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह भी कहा है कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। युद्ध समाप्ति की बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है। तो बातचीत बहुत सफल चल रही है और समझौते की संभावना अब काफी ज्यादा नजर आने लगी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ये डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी, होर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहेगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वे पाकिस्तान की यात्रा पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताया है, यानी कि हमेशा की तरह जब डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं तो ईरानी मीडिया की तरफ से पलटवार किया जाता है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर आपका। तो वही दूसरे मेहमान प्रोफेसर मनोज कुमार जी हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी यूके देवनाथ जी से। सर, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से दावा किया जा रहा है, मतलब अलग अलग दावे हर बार करते हैं इस पूरे महायुद्ध में हमने देखा है, लेकिन एक और उनका तरफ से जो है दावा किया गया है कि अब जो यूरेनियम है ईरान अमेरिका को सौंप देगा। आपको क्या लगता है इस बात की में कितनी सच्चाई है? क्या ये डिप्लोमेसी का ही हिस्सा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक दिन में 10 से ज्यादा बयान देते हैं और ये बयान जो है ये उन 10 बयानों में से एक है। ये शायद उनकी उम्मीद है, शायद ये वह बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो सेकेंड दौर की बातचीत होगी उसके दौरान अमेरिका का डेलीगेशन ऐसा कहेगा, ऐसा डिमांड रखेगा। क्या ईरान ने इसको मान लिया है? जाहिर बात है अभी तक नहीं। ईरान से ऑलरेडी डिनायल आ गया है। ईरान ने प्रपोजल 27 फरवरी को दे दिया था इसके बारे में जी। ईरान ने काफी नरमी दिखाई, काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई 27 फरवरी को। लेकिन दुख की बात है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने बमबारी करके जब उस बमबारी के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को मार डाला गया तो सारा मामला ही खटाई में चला गया। ईरान 27 फरवरी को क्या कह रहा था उसको मैं फिर से बताना चाहता हूं। ईरान ऐसा कह रहा था कि अगर उसको ये 400 किलो यूरेनियम किसी को हैंडओवर करना है तो वो रूस को हैंडओवर कर सकता है, और रूस ने कह दिया था कि यह बात रूस को एग्री है। दूसरी बात, ईरान ने कहा था कि फिलहाल ईरान के पास जो न्यूक्लियर 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है वह उसको IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निगरानी में ईरान में रखने के लिए राजी है। देखिए, पिछले साल जून में जो अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की थी 12 दिन तक ईरान के ऊपर, पिछले साल जनवरी से लेकर जून तक 5 बार IAEA की टीम वहां जा चुकी थी और उन्होंने कह दिया था कि कोई प्रूफ नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तो अब जब ईरान ऑफर कर रहा है कि IAEA की निगरानी में वो ईरान के अंदर रह सकता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही जायज है
इस तरह की निगरानी आईएईए दुनिया के कई देशों में करता है। जब आज से 60 साल पहले जब एनपीटी साइन हुआ था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इंगित था कि दुनिया के वो सारे देश जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली बनाना चाहते हैं, जी। वहां जो यूरेनियम रहेगा उसको आईएईए की निगरानी में रखा जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है कि पिछले साल तक स्टॉक कितना था, इस साल कितना यूरेनियम बना, कैरी फॉरवर्ड अगले साल कितना हो गया, और अगर उसका इस्तेमाल किया गया तो कहाँ किस किस मद से किया गया। एक टेक्निकल शब्द होता है एंड यूज सर्टिफिकेट, उसको देखकर कंप्लायंस चेक करती है। तो ईरान बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही ईमानदारी के साथ कह रहा है कि इस 400 किलो यूरेनियम को या तो आईएईए ईरान के अंदर ही चेक कर ले और हर 1 महीने में आके ऑडिट कर सकती है, या वो रशिया को हैंडओवर करने के लिए तैयार है। जी दीपाली जी। जी जी, ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मनोज जी के पास यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। मनोज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए लगातार हम देख रहे थे, अभी तक ये सिनेरियो था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान को लगातार धमकियां दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में अब चेंजेस देखने को मिले हैं। उनका बर्ताव जो है नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है ईरान के प्रति। तो क्या इसे समझे, क्या वो बैकफुट पर आने वाले हैं, क्या वो इस पूरी सिनेरियो से निकलना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए दीपाली जी, एक चीज तो हम सब समझ रहे हैं कि पिछले 40 दिनों के युद्ध के बाद जिस प्रकार से शांति समझौते की जो बात की और इस्लामाबाद में पहले दौर की जो बैठक हुई, उसमें भी आप देख सकती हैं कि जिस प्रकार से ईरान ने बिल्कुल अपना एक स्टैंड क्लियर करके रखा है कि वो कहीं से झुकने को तैयार नहीं है। और रही बात, जैसा कि आपने कहा कि डिफेंसिव मोड में आज अमेरिका जिस तरीके से दिख रहा है, उसके पीछे 2-3-4 कारण हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि उससे पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इवन नाटो के देश भी उसको एक तरीके से उसके इस पॉलिसीज को लेकर रिजेक्ट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के भी देश रिजेक्ट कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस का भी आप हम देख सकते हैं किस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उनका बिल्कुल ही एक डिफरेंट ओपिनियन आया। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और खास करके वहाँ की जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसमें भी ट्रंप पूरी तरीके से घिरते जा रहा है। अब उस स्थिति में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो पहल की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के इंटरेस्ट को आगे रखेगा क्योंकि उसका एक इतिहास रहा है। और अभी जिस तरीके से सटल डिप्लोमेसी के माध्यम से वो दूसरे दौरे की वार्ता करने के लिए तेहरान में जाके पहुंचा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि उसमें ट्रंप की जो भी जो उनके हिडन जो डिस्कशन हुई है उस बात को रख रहा है। और जिस प्रकार से यूरेनियम की जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ईरान अमेरिका को सौंपेगा। और मेरा जहां तक मानना है कि देखिए, ईरान ने इतने क्षति होने के बावजूद भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक तरीके से चेक कर दिया है। और शायद इसीलिए ट्रंप के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा से युद्ध शुरू न करना पड़े, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बार जब युद्ध शुरू हो जाएगा तो इसका एंड हम सबको पता है कि उसमें जिस तरीके से जो नुकसान हो रहे हैं, दोनों तरफ से नुकसान हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये जो सेकंड दौरे की जो बातचीत हो रही है और ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है, जैसे अभी देवनाथ जी जो बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे कि ट्रंप का स्टेटमेंट पे हम नहीं जा सकते हैं जब तक ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल इस तरीके का शांति समझौता को लेकर दोनों के बीच में। क्योंकि अगर हम देखें तो लेबनान पे जिस प्रकार से इजराइल डे बाय डे अटैक करते जा रहा है, क्योंकि ईरान ने पहली बार इस तरीके से बिल्कुल ओपनली इस चीज़ को रखा है कि जब तक शांति वार्ता तब तक नहीं होगी जब तक लेबनान पे अटैक समाप्त नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ भी एक तरीके से कहीं ना कहीं शांति वार्ता में एक नेगेटिव कारण बनेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान की बात तो चल रही है, लेकिन इसके पीछे अगर आप देख लीजिए तो इजराइल और लेबनान का भी कॉन्फ्लिक्ट हम सबके सामने आ रहा है। तो ये सारे इस तरीके के एंगल्स हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और खास करके जिस तरीके से जो हेजेमनी की जो लड़ाई है, ट्रंप अपनी खोई हुई लेगेसी को वापस लाने के लिए वो शायद किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए अभी जिस प्रकार से मुनीर ने वहाँ तेहरान में बातचीत किया, हो सकता है कि आने वाले समय में ये वाशिंगटन भी जाए। और अभी जिस तरीके से अभी न्यूज़ और मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि ट्रंप इस्लामाबाद जाने के लिए भी तैयार होने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आने वाला जो 2-3 दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 अप्रैल को जो डेडलाइन समाप्त होने वाला है शांति वार्ता का। तो मुझे लगता है कि उसके पहले इन्हें किसी न किसी रणनीति पे पहुंचना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि इसमें जिस तरीके से विश्व के सारे देश डे बाई डे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं,
क्योंकि इसके बाद का जो क्राइसिस उत्पन्न होगा वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके का क्राइसिस होगा। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम सब जानते हैं कि विश्व का लगभग 20% जो तेल और गैस उसी के माध्यम से आता है, तो ये एक स्थिति अभी देखने वाली होगी 2-3 दिनों के आने वाले 2-3 दिनों में कि हम किस तरफ जा रहा है पूरा विश्व। जी दीपाली जी। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए मनोज जी ने जिस तरीके से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी लेगेसी को वापस लाने की हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं और उनसे जो बन रहा है वो लगातार उस तरीके कदम उठा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सर, इलेक्शंस है अमेरिका में, इसीलिए वो अपनी लेगेसी को, अपनी पॉपुलैरिटी को वापस लाना चाहते हैं, या फिर सपोर्ट एक्चुअल में ऑन ग्राउंड नहीं है अमेरिका के पास, इसलिए वो ये कदम उठा रहे हैं? क्या लगता है आपको? अमेरिका डेमोक्रेसी है और वहाँ सबसे अच्छी बात है कि अलग अलग जगह पर सेंसस सर्वे होते रहते हैं। तो ज्यादातर सेंसस सर्वे अमेरिका में जो है वो सरकार कम कराती है, प्राइवेट एजेंसीज और जो एनजीओज हैं वो ज्यादा कराती हैं। अगर हम 2-4 एनजीओ जो कि प्रो रिपब्लिकन पार्टी हैं या प्रो डेमोक्रेट पार्टी हैं उनको छोड़ दें, तो ज्यादातर इन्फ्लुएंस ग्रुप्स जब सर्वे कराती हैं वो न्यूट्रल हैं अमेरिका में। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनके फीडबैक को दुनिया भर के जो ट्रेडर्स हैं वो खरीदते हैं। ये समझना पड़ेगा जी कि दुनिया भर में जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, व्यापार करते हैं, कारखाने के मालिक हैं, ये अमेरिका से एक ऑनेस्ट ओपिनियन ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हो क्या रहा है, अमेरिका करने वाला क्या है। बिल्कुल। तो ये जो सर्वे करने वाली जो न्यूट्रल हैं उनका डेफिनेटली 100% आकलन है कि आने वाले इलेक्शन में अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी दिशा में चलते रहे कि ईरान पर और हमला करो, ईरान पर और हमला करो, तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी सारी सीटें हार जाएगी। उसका इम्पैक्ट, तात्कालीन इम्पैक्ट तो बहुत छोटा सा है, लेकिन दीर्घकालीन इम्पैक्ट ऐसा है कि अगर ये सारी सीटें मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स हार जाते हैं और डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं, तो इसका सीधा इफेक्ट 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में पड़ेगा, जिसमें जेडी वांस तो हार ही जाएंगे और हो सकता है कि डेमोक्रेट जो हैं वो क्लियर मेजोरिटी से अपने प्रेसिडेंट को इंस्टॉल कर लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि किसी भी तरह से रिपब्लिकन पार्टी के 2028 का जो इलेक्शन है उसको ना हारे। इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि उनके सर पर तलवार लटक रही है। कभी भी या अभी भी मिड टर्म इलेक्शन के बाद उनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रपोजल आ सकता है और अगला जो राष्ट्रपति आएगा वो डोनाल्ड ट्रंप की सारी फाइलें खुलवा सकता है। जी, तो कहीं ना कहीं सर कह सकते हैं कि मुश्किलें जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने आकर खड़ी हो गई हैं, एक लास्ट चांस है उनके पास। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के जो उनके एडवाइजर्स हैं, खासतौर से जो देखिए रिपब्लिकन पार्टी में ज्यादातर लोग धनाढ्य हैं, कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हथियार बनाते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा धड़ा भी है जो कि थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर है, ठीक वामपंथी नहीं लेकिन थोड़े नरम होते हैं, सेंट्रिस्ट होते हैं। ये लोग लगातार डोनाल्ड ट्रंप को पिछले 40 दिन से, उसके पहले भी बोल रहे थे कि आप रिपब्लिकन पार्टी का जो एक्सट्रीम राइट विंग एटीट्यूड है उसको छोड़ दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी वो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, व्हाइट सुपरमिस्ट गैंग्स, इनके ज्यादा तरफ चले गए हैं। अमेरिका में अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि जिनकी चमड़ी सफेद नहीं है और उनको घृणा से देखा जाता है, जिनकी चमड़ी सफेद है लेकिन बाहर से आके आए हैं उनको भी दोयम दर्जे का माना जाता है। तो ऐसी हालत में रिपब्लिकन पार्टी को अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी भी डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं ना स्किन ऑफ द टीथ, वो शायद 0.3 या 0.2% वोटों से प्रेसिडेंट बने थे, मतलब ½ % से भी कम के प्रेसिडेंट बने थे। तो अगले इलेक्शन में बस थोड़ा सा रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सपोर्टर्स माइग्रेट करके वोट दे दें डेमोक्रेट्स को, तो रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कांग्रेस में, सीनेट में ऐसे ही उनकी हालत बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मुझे युद्ध लड़ने के लिए $200 बिलियन दे दो, वो अभी सहमति नहीं हो रही है। बातचीत ऐसे चल रही है कि भाई मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा $100 बिलियन,
दिखाता है कि वो अपने देश में भी कच्ची जमीन पर खड़े हैं। जी जी ठीक है। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीज फायर, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए दीपाली जी, बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे शांति वार्ता में लेबनान का और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट्स है, जब तक वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम नहीं होती है तब तक ईरान इस चीज़ के लिए तैयार होने वाला है नहीं। क्योंकि इस युद्ध ने पूरी तरीके से ईरान को भी एक्सपोज कर दिया है कि वो लेबनान को बचाएगा, क्योंकि उसका एक प्रॉक्सी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह जिस तरीके से इजराइल पे अटैक करता है, और इजराइल की एग्जिस्टेंस की बात है, और इजराइल को पता है कि ये युद्ध जितना लंबा चलेगा वो उसमें बढ़त बनाए हुए हैं। जिस तरीके से उसने पूरे गाजा और खास करके अगर आप फ़लस्तीन और लेबनान की तरफ देख ले तो बहुत सारे एरिया है जिसको उसने कब्जा कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि इसमें ईरान जिस तरीके से ओपनली लेबनान के लिए खड़ा हो रहा है और इस शांति वार्ता में लेके आने की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इजराइल के ऊपर अमेरिका का दबाव बना है, जिसके चलते उसने 10 दिनों की जो शांति वार्ता की जो बात हो रही है। क्योंकि देखिए, आज की डेट में विश्व का कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन एक ये भी सत्य है, जिस तरीके से अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि जितने भी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, उन्हें युद्ध जब होगा तभी उनका बेनिफिट होगा। और शायद इसीलिए आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से रसिया यूक्रेन क्राइसिस में भी अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर था वो पूरा एक तरीके से गेन किया है। और इधर पिछले 40 दिनों के युद्ध में चाहे ईरान, अमेरिका, इजराइल अगर आप देख लीजिए तो इस तरीके से उनका जो प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं यूटिलिटी बढ़ी है। लेकिन आज जिस प्रकार से ट्रंप अपने स्टेटमेंट और उनकी जो एक नीति और जिस तरीके का उनका अप्रोच रहा है, ट्रंप 2.0 आने के बाद से वो कहीं ना कहीं उनके डोमेस्टिक लेवल पे उनके जो अप्रूवल रेट है उसको कम करते जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए शायद आज ट्रंप बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। तो किसी भी तरह से हर हालत में वो शांति के पक्ष में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये युद्ध दोबारा अगर फिर से शुरू होता है तो ऑब्वियस है कि जो उनकी एक जो अमेरिका का जो एक वर्चस्व और जो उसकी हेजमनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और आज भी जिस तरीके से वो अपने पॉलिसीज और नीति के माध्यम से जो यू टर्न लिया है, जिसके चलते पूरे वैश्विक जगत में उथल पथल मचा हुआ। तो मेरा मानना है कि ये एक इजराइल की तरफ से भी 10 दिन का जो युद्ध विराम की जो घोषणा की गई है वो एक अच्छी पहल है, क्योंकि पूरा विश्व चाहता है कि शांति व्यवस्था कायम हो, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय दबाव और खास करके हर बेल्ट में इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप और अमेरिका का दबाव है जिसके चलते इजराइल अभी इस चीज को लेके मानने को तैयार हो रहा है। जी दीपाली जी। देवराज जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, आपको लगता है कि अमेरिका अपने बयानों के माध्यम से ईरान पर पूरी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, सभी दावों को ट्रंप के नकारा जा रहा है ईरान की तरफ से। अभी भी ईरानी मीडिया ने साफ तौर पर कहा है कि ये बयान बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से यूरेनियम को सौंपने की बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है, तो आपको क्या लगता है इन दावों को लेकर किस तरीके का यहाँ पर माइंड गेम चल रहा है? दीपाली जी, किसी भी टॉक्स के पहले उभय पक्ष चाहता है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से दूसरे पक्ष को कमजोर करे और अपने पक्ष को मजबूत करे। डोमेस्टिक ऑडियंस अमेरिका में थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रहा है हवा, तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी जितने हैं, चाहे वो जेडी वांस हो, चाहे पीट हेग्सेट हो, ये सब इस तरह के बार बार बयान देंगे जिससे कि अमेरिका के लोगों को लगे कि अमेरिका बहुत मजबूत है, ईरान डर गया है या डर रहा है, ईरान शायद बहुत जल्दी घुटने पे आ रहा है, ईरान सरेंडर करने जा रहा है। ऐसा एक नैरेटिव वो अमेरिका के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान बहुत क्लियर है। ईरान सारे दिन में नाप तोल कर एक बयान आता है ईरान से, और वो बहुत क्लियर है। देखिए, ईरान तो युद्ध नहीं करना चाहता। अंग्रेजी में एक शब्द है, मेरे को उसका हिंदी अनुवाद नहीं मिल रहा है, अंडरडॉग। इस पूरी कहानी में ईरान तो अंडरडॉग है। वो कहाँ अमेरिका, कहाँ इजराइल। फौजी तौर पे देखा जाए तो वो ईरान जो है वो मिलिट्री पॉइंट पावर के हिसाब से देखा तो वो इजराइल का 1/10 और अमेरिका का 1/100 है। तो ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जंग चलती रहे। तो ईरान बातचीत करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे पीट हेग्सेट ने कल एक और बयान दे दिया अजीबोगरीब कि अगर बातचीत सही डायरेक्शन में नहीं गए तो अमेरिका के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं जी। यानी धमकी दे रहे हैं कि 22 अप्रैल को जब 2 हफ्ते का सीज़फायर खत्म हो जाएगा तो हम बमबारी चालू कर सकते हैं। तो ऐसे
देखिए ये पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है दीपाली जी, कि वो एशियन डीएनए को नहीं पहचानते हैं। पूरे एशिया में, मैं भारतीयों का भी नाम उसमें शामिल कर लेता हूं, जी हम बहुत ही नरम प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष अगर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, दूसरा पक्ष अगर हमें चिढ़ाने की कोशिश करेगा, फिर एशियन डीएनए जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जी जी ठीक है, मैं मनोज जी के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। मनोज जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अभी दूसरे दौर की बातचीत होनी बाकी है इस्लामाबाद में, क्या आपको लगता है ये भी बातचीत बेनतीजा रहेगी या कोई सोल्यूशन निकल सकता है इसका? देखिए दीपाली जी, एक चीज तो हम सब देख रहे हैं कि जिस तरीके से फर्स्ट वार्ता इस्लामाबाद में जो विफल हुआ, और ईरान 21 घंटे की दोनों ईरान के डेलीगेशन और अमेरिका डेलीगेशन दोनों के 21 घंटे की बातचीत के बावजूद भी उसमें कोई पॉजिटिव रास्ता निकल नहीं पाया। तो मेरा ये मानना है कि अभी जिस तरीके की स्थिति बन रही है और जिस तरीके से वर्ल्ड के बाकी प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आप देख लीजिए पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से इंडिया का भी जी फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत होना, फिर से पुतिन का देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत होना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मतलब हिडन डिप्लोमेसी ये सारे देश इस रोल में प्ले कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस युद्ध को दोबारा से फिर से शुरू ना करना पड़े। और उसमें जिस प्रकार से अमेरिका बिल्कुल वो चाहता है कि हम अपने कंडीशन पे क्योंकि देखिए युद्ध में विक्ट्री किसी की अभी तक हुई नहीं है, ये मैं मान सकता हूं, और जिस तरीके से जो डैमेज हुआ है वो ईरान का ज्यादा हुआ है, लेकिन ये भी आपको समझना होगा जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में और खास करके इजराइल में ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से जो नुकसान पहुंचाया अमेरिका का, अगर उसका आकलन किया जाए, कंपैरेटिव स्टडी किया जाए, तो वो भी कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से ईरान ने अपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उसका एक बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि वो ऑक्सीजन है, और उसने जिस तरीके से वहां पे जो कंट्रोल अभी तक बना के रखा है, और शायद इसी का नतीजा है कि आज चाइना भी इसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होते हुए दिख रहा है। और शायद आप देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चाइना दौरा जो प्रस्तावित था उसको रद्द करना पड़ा, और जिस तरीके से चाइना के शिप को जिस तरीके से काउंटर करने के लिए अमेरिका के शिप वहां पे जब घेरने की, नाकाबंदी करने की कोशिश हुई, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन सारे देशों का प्रतिक्रिया निकल के आया। तो मुझे लगता है कि ये जो समय है अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है सेकंड फेज में। और जैसा कि जो दिख रहा है, क्योंकि एक चीज ये भी हमें समझना होगा कि लेबनान को ईरान बिल्कुल छोड़ नहीं सकता है, तो इसीलिए उसी का स्टेज में मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइन है कि इजराइल ने जो 10 दिन की जो शांति वार्ता जो अभी की है, मुझे लगता है कि शायद उसी स्टेज में जा रहा है, और इसमें अमेरिका पूरी तरीके से चाहता है कि इस चीज को हम जल्द से जल्द समाप्त करें। और लेकिन एक ऑब्वियस है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में परसेप्शन इज ऑलवेज मैटर, तो अमेरिका ये परसेप्शन देना चाहता है पूरे विश्व को कि हम अपने टर्म कंडीशन पे शांति वार्ता कराए। लेकिन मैं फिर मानता हूं कि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो जो भी बार्गेनिंग करेगा उसमें अपने हितों को ध्यान में रखेगा। जिस प्रकार से उसने जितने उसके नुकसान हुए हैं उसके एवज में उसको किस तरीके से डेवलपमेंट वहाँ पे फिर से किया जाए, उसको एक तरीके से मुआवजा चाहिए। दूसरा, अगर आप देख लीजिए कि हरमुज पे वो पूरा अपना नियंत्रण रखना चाहता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो यूरेनियम की बात हो रही है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ईरान अमेरिका को यूरेनियम सौंपेगा, जो भी उसके पास 400 किलोग्राम का जो भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक आने वाले समय में बहुत ही स्थिति जिस तरीके की बन रही है उसमें हम देख सकते हैं। जी जी यूके देवदान जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये महायुद्ध जल्दी खत्म होगा, तो आपको लगता है कि सचमुच में ये वॉर खत्म होगी? क्योंकि एक बार फिर से धमकी यहाँ पर दी गई है 22 अप्रैल को लेकर, क्या लगता है आपको? दीपाली जी, बहुत ही हास्यास्पद बयान है जी। महायुद्ध शुरू किसने किया था 28 तारीख को बम गिराकर? अमेरिका और इजराइल ने जी। तो जाहिर बात है ईरान ने तो पहली मिसाइल दागी नहीं थी, तो खत्म कौन करेगा इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ईरान कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे। ईरान के पास इतने हथियार नहीं है, इतनी मिसाइल्स नहीं है, उनकी नेवी नहीं है, खत्म हो गई है, एयरफोर्स नहीं है, खत्म हो गई है। उनके पास जो रॉकेट्स मिसाइल्स हैं वो भी खत्म होने के कगार में हैं। अगर दिन में 100 रॉकेट मिसाइल, जैसे मैं 8 अप्रैल से पहले की बात कर रहा हूँ जी, अगर वो एक दिन में ईरान अगर 100 मिसाइल दागता था तो बनाते कितना था एक दिन में? 5, 10, 8। तो ईरान नहीं चाहेगा कि ये युद्ध ज्यादातर चलती रहे। तो अमेरिका को ये युद्ध बंद करना पड़ेगा, और युद्ध बंद करने का बहुत ही आसान तरीका है अमेरिका के लिए कि वो अपने तरफ से ईरान की जो शर्तें हैं,
अगर आप ईरान की शर्तें देखें, 10 शर्तें हैं, उसमें से 8 शर्तें तो बहुत ही सिंपल है। अमेरिका ने अपनी देखिए, अमेरिका ने $8 बिलियन ईरान के छीने हुए हैं, फ्रीज किए हुए हैं। बिल्कुल, तो बहुत छोटी सी बात है छोटी सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी पर सहमति नहीं बन पा रही है और शायद यही एक मेन रीजन कह सकते हैं कि जिसकी वजह से महायुद्ध जो है अभी समाप्ति की ओर नहीं बढ़ा। लेकिन कब तक एक्चुअल में ऑन ग्राउंड ये महायुद्ध खत्म होता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े और अपने कीमती वक्त हमें दिया है। तो जैसे कि हमने दोनों मेहमानों से यहाँ पर बातचीत की है महायुद्ध को लेकर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट को लेकर कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं, क्योंकि दावे लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान उनके सभी दावों को नकार रहा है। आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, दोनों देशों की बातचीत भी होनी है इस्लामाबाद में, ऐसी खबरें सामने आ रही है। ये देखना दिलचस्प होगा, क्या कुछ कंक्लूजन निकलकर सामने आते हैं ये देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 न्यूज। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।